अपना राइटिंग एग्जाम अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद फिर हमने जो ओईटी राइटिंग क्राइटेरिया था फॉर नर्सेज और ओवरऑल वो डिस्कस किया। सो आज हमने फिर उसके बाद हमने पर्पस और लेआउट पे बात की थी। आज हमारा टारगेट है कि हम जो स्टेप्स है ना राइटिंग लेटर लिखने के, हम उसके बारे में बात करें। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो है ना, ये एक एक्टिविटी है छोटी सी। इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? advised to stop aggressive smoking and has been failed. जी जी। ठीक है। सो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि द पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप अग्रेसिव स्मोकिंग एंड हैज बीन फेल्ड टू मेक एनी रैपिड अटेम्प्ट। अब आपका टास्क क्या था कि देखिए, आपको बता अपनी चीजें ये बतानी थी सबसे पहले कि ये सेंटेंस कौन सा है। जैसे ये पास्ट सिंपल सेंटेंस, ऐसे ही है। पास्ट की जो उन्होंने वाज यूज किया was और advised। सेकंड फॉर्म यूज किया, तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंस यूज हुआ है। और ये जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर दो सेंटेंस है, ठीक है। जो पास्ट पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप अग्रेसिव स्मोकिंग, ये एक सेंटेंस है। और उसके बाद एंड हैज बीन फेल जी। टू मेक एनी रैपिड अटेम्प्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है। तो अब जो सेकंड है वो कौन सा है, वो कौन सा है जी? परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट करते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट है। Um, कंटिन्यू। नहीं, हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अगर कंटिन्यूस होता तो फीलिंग, आईएनजी। हाँ आई एन जी होना था। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास पास्ट देखिए सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। एक चीज आपने ये आइडेंटिफाई करनी सीखनी थी। देखिए, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, तो आपने इस तरह आइडेंटिफाई करना था कि ये चीज एक फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल है और सेकंड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। एक चीज आपने लाइन में एक सेंटेंस के क्योंकि नीचे मुझे वो क्लास। आप ये लिखना था। सेकंड आपने लिखना था कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक्टिवाइज है, ठीक है। इस चीज को सीखना था कि ये एक्टिवाइज है। आप ऐसे करते हाँ। हैं। हाँ जी। तो ठीक है। असाइनमेंट आपने जो भी बनानी होगी नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह की मिलती है, आपने इस तरह लिख लेना है जो सेंटेंस होंगे। और ये एक्टिवाइज था और सेकंड जो था वो पैसिवाइज था, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि देखें जो पैसिवाइज है, जैसे इसमें हैज बीन फेल टू मेक एनी रैपिड अटेम्प्ट। अब इसमें जो फेल्ड हुआ है उस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, उस पर जोर हुआ है, शुरू में बात ही उसके ऊपर की है, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या थी कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से जो नाउन है और जो वर्ब है और जो एडवर्ब और एडजेक्टिव है स्पेशली, वो कौन से हैं। तो इधर मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि देखिए, ये जो अग्रेसिव है, आप देखो मुझे बताएं कि अग्रेसिव क्या है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? ये उसका वो क्योंकि ये ठीक है। नॉन को शो कर रहा है, नॉन ये की एग्रेसिवनेस को। ये इसे नाउन है। वेरी गुड। स्मोकिंग जो है ना, देखिए इधर स्मोकिंग काम नहीं हो रहा। स्मोकिंग एक इफेक्ट उसने बताया। जो मेन चीज काम हो रहा है वो पेशेंट वाज एडवाइज्ड, पेशेंट को जो एडवाइस दी थी वो एक वर्ब है, ठीक है। स्मोकिंग एक अमल है जो जो उसने किया हुआ ऑलरेडी, तो वो नाउन है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे रैपिड, रैपिड क्या है यहाँ? एडजेक्टिव। हाँ, ये भी एडजेक्टिव है। वेरी गुड, बहुत दोनों ऑप्शन सही जवाब। रैपिड जो है वो अटेम्प्ट जो हुई है उसको, उस चीज को जो है ना वो उसकी तारीफ या उसकी क्लासिफिकेशन कर रहा है कि वो किस तरह की अटेम्प्ट थी। तो अगर यहाँ पे, अगर यह फेल्ड, ठीक है, फेल्ड को कोई चीज बयान कर रही होती या एडवाइस को बयान कर रही होती, ठीक है,
कि आगे लिखा था ना, फॉर एग्जाम्पल आप इधर लिखते थे, आप लिखते थे वॉज, पेशेंट वॉज टेरिबली एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल आप टेरिबली एडवाइस देते थे, तो यहाँ पे टेरिबली क्या बन जाना था, टेरिबली एडवर्ब। एडवर्ब। वेरी गुड। देखिए ये आपने ये चीज समझ लेनी, जब आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया ना एडजेक्टिव एडवर्ब का, तो आप जब अपने सेंटेंस लिख रहे होगे ना, तो आपको पता होगा आप क्या लिख रहे हो, आप किस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वाइट आप पेशेंट की कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट की जो काम हो रहा है उसकी चीज को करना चाह रहे हो। एक आप लोगों ने ये लिखना था, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने लिखना था कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये कौन बताना चाहिए। वो तो भाई बता दिया ना, जैसे कि पास्ट सिंपल है, नो नो प्रेजेंट नो नो नो, परफेक्ट ये है। सॉरी, सिंपल, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अच्छा, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल? ओके। ये कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट वाला तो सिंपल है। नहीं अच्छा, वो तो फर्स्ट वन सिंपल है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस होता ना तो ऐसे होना था, ये होता है सिंपल सेंटेंस। ओके ओके ओके, ठीक है। ये कंपाउंड है। हाँ, अब ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को हमें देखना था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर आप। कंपाउंड है क्योंकि हम्म, क्योंकि भाई इसमें एंड और वो है। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो उसमें वो होता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली हाँ जी हाँ जी, नॉलेज अब की आप क्लॉज। पहुंच गई हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की बात होती है। अब देखें जो पहली क्लॉज है वो है द पेशेंट वाज एडवाइज टू स्टॉप अग्रेसिव स्मोकिंग, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अपना मतलब खुद बता रहा है कि पेशेंट को एडवाइस किया गया अग्रेसिव स्मोकिंग के लिए, ठीक है। अब जो अगला सेंटेंस है एंड के बाद जो फेज है वो क्या, हैज बीन फेल टू मेक एनी रैपिड अटेम्प्ट। अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसको निकाल दी, अब इसको पढ़े, हैज बीन फेल टू मेक एनी रैपिड अटेम्प्ट। ये कोई आपको सेंस दे रहा है, तो कंप्लीट मतलब बता रहा है कि ये किस चीज को फेल अटेम्प्ट कह रहा है, किस चीज को नहीं दे रहा ना। तो ये कौन सी बन गई है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये ओके। डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और इससे पहले जो हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज हो तो फिर कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, आप पहुंच गए। अब ये देखिए आपको इस चीजों की समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अब ऐसे लिखूं कि द पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप अग्रेसिव स्मोकिंग एंड हैज बीन फेल्ड टू मेक एन अटेम्प्ट व्हिच इज नॉट गुड फॉर पेशेंट। अब ये कौन सा सेंटेंस बन, It is not fit for patient. अभी Passive पूरा, voice? अब पूरा सेंटेंस कौन सा बन गया, पूरा सेंटेंस। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में ना। तो ये अब पूरा सेंटेंस कौन सा, कॉम्प्लेक्स। ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हाँ। ठीक है। ओके। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर या दो डिपेंडेंट होंगी या दो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब तीन क्लॉजेज होंगी, इसके अंदर तीन चीजों का जिक्र हो रहा है। स्मोकिंग का जिक्र हो रहा है, जी। फेल्ड का जिक्र हो रहा है, और नॉट गुड फॉर का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अगर हम, ठीक है, ये अब आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की समझ आ गई। अब ये देखें, अगर आप इस तरह जी। के सेंटेंस लिखते हैं, लिख आप सकते हैं, और किसी ने मुझे कहा था कि सर आपने मना कर दिया कि आपने इस तरह के सेंटेंस नहीं लिखने, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इंग्लिश पे कंट्रोल होना चाहिए कि आइडिया कोई मिसलीड ना कर दे। अब यहाँ पे देखें कितना क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि उसने पहले पेशेंट की अग्रेसिव स्मोकिंग के बारे में बताया, फिर उसने ये बताया कि ये फेल्ड होगी क्योंकि पेशेंट ने अटेम्प्ट नहीं की, और वो चीज पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। ये स्टेप वाइज है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने इस तरह लिख देता कि इट इज नॉट गुड फॉर पेशेंट दैट पेशेंट वाज एडवाइज फॉर स्मोकिंग, स्टॉप अग्रेसिव स्मोकिंग, बट ही हैज फेल्ड टू मेक एनी अटेम्प्ट, तो इसमें कोहेरेंस का इशू आ जाना था।
जो चीज सबसे लास्ट में लिखनी चाहिए वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। समझ आ रही है बात की? ठीक कर पा रहे कोई? हेलो। और भाई जब फिर से रिपीट करो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो जो आपकी इंग्लिश का फ्लो है या जो थॉट्स है उसके अंदर कोहेरेंस हाँ होनी चाहिए, एक स्टेप वाइज सीक्वेंस होना हाँ। चाहिए। इसलिए मैं जी अवॉइड जी। करता हूँ कि कम्प्लेक्स सेंटेंस कम लिखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप इंफॉर्मेशन मिसलीड कर दें। ओके। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में कहता है कि जो चीज आपने शुरू की आपने खत्म कर दिया, आपको पता चल गया, आपने बताया कि पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप स्मोकिंग बट ही हैज फेल्ड टू मेक एनी अटेम्प्ट। ठीक है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ आ गई। या आप कहते हो कि द पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप स्मोकिंग एंड ही वाज अनएबल टू डू दिस। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो आपका जो सेंस है वो कंप्लीट है। एक्चुअली मेन काम क्या करना होता है, आपने अपनी स्टोरी जो सुना रहे हैं उनको उसकी सेंस लेनी होती है कि आप बता क्या रहे हो। तो वो जितना सिंपल और ठीक। कंपाउंड सेंटेंस में लिखेंगे उतना ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी कन्वे होगी। कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हैं लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जितना कंट्रोल अच्छा होगा आपका भी। अच्छा जी, एक ये थी असाइनमेंट के अंदर चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच था, टेंसेस थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे, और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। इसके अलावा और कोई चीज़ तो नहीं थी जो किसी को भी किसी ने पूछना हो तो भी पूछ सकता है? अदरवाइज फिर हम स्टेप्स ऑफ राइटिंग पे जाएंगे। नहीं नहीं, उसमें बस वही तो भैया, वर्ब था, एडजेक्टिव था। ठीक है, हाँ। वो तो सब कुछ समझ में आता है, नॉन वर्ब। हाँ जी, वो आपको इसलिए बताने गए थे शुरू में ताकि आप उनको उधर ही समझ लें, ताकि जब आप खुद लिख रहे हो तो आपकी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक ना आए। ठीक है, अब अगली चीज़ है पंक्चुएशन। ठीक है, ये आज हाँ। के आपको मैं टास्क ये दे रहा हूँ कि आपने जो पंक्चुएशन है ना आपने उसका मुझे आपने असाइनमेंट बना के भेजनी कि पंक्चुएशन होती क्या है, एक सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क्स की। होते हैं ना? हाँ जी। क्वेश्चन मार्क्स और वो हाँ जी, नहीं इसका नहीं, वो वैसा। अभी आप ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, आपने खुद जब जब इंसान ओके। स्टडी करता है ना नेट से ये चीज़ों को ग्रैप्स ठीक करता है। है तो उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं ओके। प्रेजेंटेशन बना के दे दूंगा ना तो माइट भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप ना हो जितनी आप खुद जब पंक्चुएशन को स्टडी करेंगे। जब देखें प्रेजेंटेशन ठीक आपने है। ये तीन चीजें चार चीजें कवर कर ली ना, हाँ जी। आपने ग्रामर ग्रामर अपनी ठीक कर ली, आपने पंक्चुएशन को सीख लिया। आज मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, आपको स्टेप समझ आ गई। उसके बाद आप लेटर जैसा भी होगा ना आपको आपके नंबर्स आप इजीली बी क्रॉस कर जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आज की ओके। इस जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है वो है पंक्चुएशन के बारे में। आपने पंक्चुएशन की असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी सारी, कि पंक्चुएशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं और एक सेंटेंस में क्या रोल होता है इसका। ठीक है, फिर हम उस पर बात कर लेंगे कल। ठीक तो है। आज की जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमने जो कवर करनी है मेन चीजें वो ये है कि हमने राइटिंग एग्जाम पेपर देखना कैसा होता है, स्टेप्स क्या होते हैं राइटिंग पेपर लिखने के, एग्जाम्पल राइटिंग लेटर भी हम देखेंगे, और लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। तो इनिशियली देखें जी, इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जब ओईटी का पेपर लिखना है तो आपने इस ये जो लाइनिंग बनी हुई है सेंटर के अंदर जो पेपर है, ऐसे पेपर पे अपनी राइटिंग हाँ। किया करें ताकि आप अपनी वर्ड काउंट और अपनी राइटिंग सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और ये जो पेपर आपको इस तरह का मिलता है ना साइड पे, ये आपके लिए रफ पेपर के लिए होता है। इसके ऊपर आप अपना स्केच बना सकते हैं, अपने स्टेप्स लिख सकते हैं कि अपने स्टेप बाय क्या लिखना है, हेडिंग्स बना सकते हैं कि हर पैराग्राफ के अंदर मैंने कवर कौन सी चीज़ करनी है। ये इस पर्पज के लिए होता है। ठीक है, और आप अपने साथ नहीं ले जा सकते इसको, आपने उधर दे के जाना था उनको साथ। ठीक है, इस तरह लेटर वाला पेपर आपको मिलता है कि एक साइड पे इस तरह आपका राइटिंग टास्क लिखा होता है और उसके साथ भी ब्लैंक पेपर होता है। ये भी आपकी असाइनमेंट आपको रफ वर्क के लिए होता है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए, ग्राफ के लिए कुछ चीज़ आप लिखना चाहते हैं, स्पेलिंग अपने चेक करना चाहते हैं, आपको स्पेलिंग में डाउटफुल है, आप इधर अपने स्पेलिंग लिखें और उसके बाद उसके ऊपर आप लिख लें। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए कि आप स्केच बना लो, आप अपना वो हेडिंग्स लिख लो, स्पेलिंग मिस्टेक है उसको लिख लो ताकि कवर करके फिर पेपर के अंदर देखें। वो एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सर हमने लेटर तो बिल्कुल ठीक लिखा लेकिन हमें लगता है हमसे एक गलती हुई थी, हमने पेपर को रब करके ना उसके ऊपर काफी देर लिखा था। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में भी बता देता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ओईटी का पेपर दिया था तो मैंने तब भी लेटर उसी स्टैंडर्ड्स के साथ लिखा था जो मैंने सीखे थे। लेकिन उसके अंदर ना मैंने रबर का बहुत इस्तेमाल किया था, दो तीन जगहों पे मुझे ना डाउट हो रहा था तो मैंने रबर का इस्तेमाल किया था। तो मेरा C+ आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है,
अच्छा। तो आपने पेपर के दौरान जो है वो रबर का इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करनी है बहुत रेयर जगह पे, जहाँ पे 1 से 2 जगह पे आपने रबर का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपने पेपर के अंदर रबर का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपनी स्पेलिंग, अपना खाका और अपना जो भी बुलेट्स है, हेडिंग है, वो ब्लैंक पेपर जो आपको इस तरह का मिलता है आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये देखिए अब आ जाता है कि ये जितने भी लेटर आपको जो आते हैं ना वो प्रोफेशन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्स है तो आपको नर्सिंग वाला मिलेगा जिसके ऊपर नर्सिंग लिखेगा। ठीक है। और जो केस नोट्स और टास्क बनाया जाता है वो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बनाया जाता है। कि जो मोस्टली आपकी प्रोफेशन के टास्क होते हैं ना, जैसे हम नर्सिस हैं तो नर्सिस को जो मिलता है टास्क कि आपने ओवर कैसे देना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने ओवर देना है, कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ओवर दे रहा था एक पेशेंट का, वो डिफरेंट टास्क बता रहा था अपने कोलीग को। एक नर्स ओवर दे रहा था तो वो बेड साइड नर्सिंग मेडिसिन से रिलेटेड और छोटी छोटी जो चीजें जो होती हैं वो उनसे रिलेटेड ओवर दे रहा था। तो जो आपके राइटिंग टास्क बनते हैं, जो ओईटी के अंदर पेपर आता है उसके अंदर भी वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही चीजों को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। और आपको 5 मिनट मिलते हैं राइटिंग पेपर में जिसमें आपने सिर्फ रीड करना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा उस 5 मिनट में आपने क्या करना होता है। लेकिन 5 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर आपने रीडिंग सिर्फ करनी थी, अपनी पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। उसके बाद आपको 40 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर आपने पेपर करना होता है। और आपका लेटर जो है ना, ये आपको पहले भी बताया था कि 180 वर्ड से लेकर 200 वर्ड से तक होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जी ये 5 स्टेप है एक अच्छा लेटर लिखने के लिए। ये 5 स्टेप है, अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, इन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो आपको अपने लेटर लिखने में किसी भी किस्म का लेटर आ जाए। सेकंड चीज होती है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेटर टाइप्स होते हैं कौन कौन से। ठीक है। वो भी आपका नेक्स्ट इसके बाद लेक्चर होगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपने स्टेप सीखने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनसे आपने अपना लेटर लिखना जो है ना वो फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने लुक एट द केस नोट्स एंड फाइंड आउट हु आर यू राइटिंग टू एंड व्हाई। तो जो पहले मैंने आपको बताया कि जो 5 मिनट आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपने पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी, उसके अंदर यही चीज़ है कि आपने देखना है कि आपने राइटिंग टास्क से देखना है कि आप लेटर जिसको लिख रहे हो आप क्यों लिख रहे हो। ठीक है। इस लिख किसको रहे हो और लिख क्यों रहे हो, क्योंकि उसी डिपेंड के ऊपर आपने फिर अपने केस नोट्स हैं उनको डिसाइड करना था। ठीक है। सबसे पहले जब आपने इस चीज को पढ़ लिया कि राइटिंग टास्क क्या है, आप क्या हो, आप लेटर लिख किसको रहे हो और क्यों लिख रहे हो, ये चीज आइडेंटिफाई होगी। सेकंड स्टेप क्या होता है कि डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन द राइटर डज नॉट नीड टू नो। ठीक है। फिर सेकंड चीज आ जाती है कि आपने जो लेटर है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास लेटर है, इस लेटर में से आपने देखना है कि ये जो स्टेप वाइज केस नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, एड्रेस, बैकग्राउंड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हर एक जो लाइन के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी केस नोट्स हैं जो आपके राइटिंग टास्क से रेलिवेंट है और कौन से केस नोट्स ऐसे हैं जो राइटिंग टास्क से रेलिवेंट नहीं है। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। फिर तीसरा क्या है कि मेक अ प्लान, डिसाइड ऑन अ लॉजिकल वे टू ग्रुप द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन अ पैराग्राफ। मेगा प्लान के अंदर वही चीज है कि आप अपने पास लिख सकते हैं कि आपने पहले पैराग्राफ को, जो मैंने आपको बताया कि रफ पेपर है। अच्छा जी, 5 मिनट आपको मिलते हैं कि आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जो 40 मिनट होते हैं ना उसके अंदर भी आपने 5 मिनट इस्तेमाल इस चीज के लिए करने हैं कि आप उस पैराग्राफ जो भी अपने लेटर लिखना है उसका खाका बना लें। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है। तो ये थर्ड स्टेप होता है आपकी राइटिंग का कि आप लेटर लिखने से पहले जो है वो सारी चीजें जो सेपरेट अपने बना के लिख लेते हो कौन कौन सी चीजें लिख लेते हो। फोर्थ स्टेप आपका क्या होता है कि राइट अ लेटर। फिर आपने लेटर लिखना है, क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है और कोशिश करना है समराइज करना ज्यादा से ज्यादा। और केस नोट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई है सेम टू सेम आपने उसके अंदर लेटर के अंदर नहीं लिखनी, उसको पैराफ्रेज करना है, उसको समराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जिस तरह अगर आगे जाके ये नजर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि समराइज इफेक्टिवली करना है अपनी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली, और जो स्टोरी जैसे सुनाते हैं किसी को उस तरह को उसको कोहेरेंस के साथ आपने लिखना है स्टेप वाइज पैराग्राफ के अंदर। पांचवा स्टेप क्या है कि चेक योर लेटर टू एरर्स एंड मेक श्योर। तो लास्ट स्टेप आपका क्या है कि जब आप लेटर लिख लेते हैं तो उसके बाद आपने कोशिश करना है कि अपना टाइम, जब आप प्रैक्टिस में भी लेटर लिखना शुरू करेंगे, शुरू में शायद आपको ज्यादा लगे, लेकिन आपने अपना टाइम 25 मिनट डिफाइन करना है कि आप 25। किसको भेज रहे हैं बार ठीक है, 25 मिनट के अंदर आपने जो अपना लेटर है वो लिखने की कोशिश करनी है।
जब आप 25 मिनट के अंदर अपना लेटर प्रैक्टिस में लिखने की कोशिश कर देंगे तो जो ओईटी का रियल एग्जाम आपका होगा उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं, जब आपने स्टेप 1 आपने राइटिंग टास्क कर डिसाइड करना है, अपने पर्पस अपना लिखना है, या जो आपने चीजें देखनी है कि मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, उस वक्त आपकी नजर कहाँ पे होनी चाहिए? ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आपने सबसे पहले इधर नोट्स पे जाना है, आपने अपनी सिचुएशन को पढ़ना है कि यू आर अ नर्स एट अ बोर्डिंग स्कूल, मैं बोर्डिंग स्कूल में नर्स हूँ, अब मुझे पता चल गया, और मेरे पास जैक पीटरसन इज अ मेल स्टूडेंट at your school and has came to you complaining of hair loss and associated depression। तो मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कितना अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो अपनी सिचुएशन है इसको पहले समझना है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप डील किससे कर रहे हो और उसका क्या इशू है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की डिटेल आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है, पेशेंट की एड्रेस स्पेशली जो इधर दिया था, क्योंकि इस एड्रेस को जो इधर दिया है और एक एड्रेस इधर दिया है, इन दोनों से आपको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं जिसको लेटर लिख रहा हूँ वो पहले से पेशेंट को जानता है कि नहीं जानता, क्योंकि यूके के अंदर आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत डिफाइन है। आप जिस एरिया पे रह रहे होते हो आप किसी ना किसी जीपी के अंडर आते हो जो आपको ओवरऑल देख रहा होता है, आपके इश्यूज को आपको एड्रेस कर, तो उसके ऊपर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री होती है। जिस एरिया में रह रहे हो तो उस एरिया में जितने जीपी होते हैं उनके अंदर आपकी डिवीजन हुई होती है, ऑलरेडी आपकी फैमिलीज को जो है हेल्थ कवर मिल रहा होता है। इसलिए अगर आप उसी एरिया से, जिस एरिया का एड्रेस आपका लिखा हुआ है, उसी एरिया के किसी डॉक्टर को एड्रेस लेटर लिख रहे हैं, इट्स मीन क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि वो आपको पहले से जानता होगा। उसके साथ होगा क्या कि आपकी केस नोट सेलेक्ट करने की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपने देखना होता है कि ये जो हम मैं लेटर लिख रही हूँ वो लिख क्यों रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था उसमें ये कि ये लेटर आउटलाइन जेक पीटरसन हिस्ट्री एंड योर काउट कंसर्न, हमारा दो चीजें, जेक पीटरसन हिस्ट्री हमने लिखनी है और उसके जो कंसर्न है हमने उसके बारे में लिखने हैं कि उसके कंसर्न क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है जब हम ये दो चीजें देखते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमने नोट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारे टास्क हमें पता चल गया कि हमारा टास्क क्या है कि हमें ब्रीफली आउटलाइन करना है जेक पीटरसन हिस्ट्री एंड आवर कंसर्न, जो हमारे कंसर्न है, ठीक है। तो देखिए अब जब हम ब्रीफली आउटलाइन जेक पीटरसन हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। जैसे नाम तो पहले से हमें बताया हुआ है, उसका ऊपर लिख दिया है। हमें इधर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, एड्रेस की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। फिर सोशल जो बैकग्राउंड है उसमें हम देखेंगे तो हमें उसमें देखें उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज़ है हम उसका जो एग्जाम है एग्जाम से रिलेटेड हमने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो ये सोशल हिस्ट्री सारी इररेलेवेंट बन जाती है। और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस कंप्लेंट के साथ वो हमारे पास अभी है वो हमने उसको बतानी है शुरू में लाजमी। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाते हैं कि हमने ये जो इसकी इधर इस इंफॉर्मेशन है ना ऑलमोस्ट सारी, ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जहाँ पे वो बोर्डिंग स्कूल के अंदर एक नर्स के पास जा रहा है, तो उस नर्स के पास इतने विजिट उसके हुए हैं जो उसके लिए ट्रीटमेंट उसके लिए डिसाइड की गई, ये वहाँ पे समराइज हुई है। तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं उसको ले ली, हमने हर इन्फॉर्मेशन में से डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप इधर देख लें कि यहाँ पे जहाँ पे उस पेशेंट मई 2014 में वो क्लिनिक में गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बुलिंग हुई ये सब कुछ हुआ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें बताना इतनी जरूरी नहीं है। जो मेन चीज़ जरूरी क्या है कि उसको एंजाइटी थी जो मेडिकली रिलेट करता है। इस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना है, अपने जज करना है कि जो मैं लेटर लिख रही हूँ किस पर्पज के लिख रही हूँ, उस पर्पज के अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपने सबसे पहले रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो इरेलीवेंट आपको लगे या सेमी रेलिवेंट लगे उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब जब ट्रैकोलॉजिस्ट को उसने रेफर किया तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हमने समराइज करना है, इसमें भी हमने स्टेप वाइज हर चीज नहीं लिखनी है। हमने इसके अंदर मेन चीज लिखनी है, जो मेन उसका जो आउटकम है ना, क्योंकि बहुत सारी देखें इन चीजों पे जहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने आउटकम पे फोकस करना है। आउटकम क्या होता है कि कोई भी चीज की गई उसके बाद एंड रिजल्ट क्या उसका आया, ये मेन चीज होती है। अगर आप उसकी ईच एंड एवरीथिंग लिखें कि जी वो इतने बजे ये हुआ था, उतने बजे उसने यहाँ किया ये किया वो किया, तो वो इरेलेवेंट हो जाती है। यहाँ पे मेन चीज क्या थी कि ट्राइकोलॉजिस्ट के पास रेफर हुआ, और ट्राइकोलॉजिस्ट के पास रेफर होने के बाद उसका आउटकम कैसा आया, उसने वो जो भी ट्रीटमेंट थी वो इफेक्टिव थी कि नॉन इफेक्टिव थी, ये हमारी इसी तरह हमने इन्फॉर्मेशन करना है। इस तरह हमने अपने
लेटर को कंसाइज करना है, और सेम टू सेम वर्ड्स इधर जो लिखे होते हैं वो हमने नहीं लिखने, ठीक है। आगे आ जाए तो ये भी हमारे लिए बड़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे उसकी हेयर ग्रोथ नहीं हुई। फिर डू नॉट इंक्लूड यहाँ पे भी देखें कि हम देखेंगे कि जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने फोकस करना है आउटकम पे, और खासकर हमने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो उसकी प्रेजेंट चीज़ों पे के साथ रिलेट कर रहे हो, जो प्रेजेंट उसका इशू है, प्रेजेंट इशू उसका एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम की उसकी सारी हमने अरेंजमेंट करनी है। तो उससे रिलेटेड हमने देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें यहाँ रेलिवेंट लग रही हैं, उसको हमने पिक करते जाना है और उनको हमने एंड में समराइज करना है। तो लास्ट में जैसे इधर देखेंगे कि हमारे पास ये जो उसके लास्ट विजिट है मई 2019 और जून 2019 वाले, ये मोस्ट रिसेंट विजिट्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मेन हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये तो फिर हमारा मेन पर्पज है ना टास्क लिखने का, इसके अंदर तो मेन चीज़ है जो हम उसे चाहते हैं, ये हमारी कंसर्न है। ये क्या है हमारी जी कंसर्न है, क्योंकि लेटर में शुरू में मैंने आपको बताया था जब हमने लेटर लिखना है, तो ये हमने लेटर राइटिंग टास्क है, ये दो चीजें मैंने कहाँ से उठाई हैं, राइटिंग टास्क में इधर से लिखा हुआ था कि जेक पीटरसन की जो हिस्ट्री है और जो कंसर्न है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जेक पीटरसन हिस्ट्री एंड योर कंसर्न, ये दो चीजें हमने यहाँ से उठाई। इस दो चीजों को जहन में रखते हुए और पेशेंट की जो ये जो लास्ट हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से हमारे कंसर्न है, ये दो कंसर्न हमने जहन में रखने हैं। इन दो कंसर्न्स को जहन में रखते हुए हमने सोचना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। और तीसरी चीज है कि पेशेंट जिस डॉक्टर को जिस चीज को हम रेफर कर रहे हैं जिसके पास वो उसको जानता है या नहीं जानता, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि केस नोट्स को सिलेक्ट करना, वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह आप केस नोट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप किया कि जी हमने जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको जैसे बताया था, अपने खाका बना लेना, जो रफ पेपर आपके पास दिया हुआ है, आपने स्टेप्स में लिखने लगे। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटेड टू एलोपेशिया एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट उसकी लिख देंगे। थर्ड पैराग्राफ में हमने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पॉसिबल डिप्रेशन और एंजाइटी जो उसको हो रहा था उससे रिलेटेड हमें लिख देना है। और लास्ट में क्या करना है कि जी हमने उसके रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग एंड अरेंजमेंट फॉर स्पेशल एग्जाम रिक्वायरमेंट, ये हमारी मेन रिक्वेस्ट थी, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप जब लेटर लिखना शुरू करेंगे, आपको टास्क जब मैं दूंगा आज ही सेंड कर दूंगा एक लेटर, जो आपने आज नहीं सॉरी कल सेंड करूंगा, आपने वो लेटर लिखना होगा। तो उसमें आपने इसी तरह लिखना है। आप जब शुरू में देखिए आपको प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन आपने ये स्टेप सीख लिया ना, आपने खाका पहले बनाया और उसके बाद लेटर लिखा, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करने में आसानी होगी कि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेटर में लिख ली कि नहीं लिखी। जब आपने खाका नहीं बनाया होगा, आप लेटर लिख रहे हो, तो आप पूरा लेटर पढ़ोगे तो आपका टाइम ज्यादा जाया होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने इस तरह स्केच बनाया होगा और आप स्केच को एक उधर से सेंटेंस को उठाओगे और वो इन्फॉर्मेशन सारी लिखना शुरू कर दोगे, तो आपको पता होगा कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, वो कवर कर दिया आप, ठीक है। तो ये आपको लेटर आपका टाइम बचाएगा, ठीक है, और आपको क्रॉस चेक करना आसान हो जाएगा। और शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे जब आप रेगुलर 2-3 लेटर लिखोगे तो फिर आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि देखिए जो आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, वो मैंने बताना था आपको कि ये एक लाइन से आपको सिर्फ बताऊंगा कि जो आपने लेटर लिखना है वो इस तरह वो आपने इन्फॉर्मेशन को समराइज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक लिखा हुआ है कि इन मई 2014 ही वाज रेफर्ड फॉर टू अ ट्राइकोलॉजिस्ट, नो स्पेसिफिक एटियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बट प्रोबब्ली एग्जर्बेटेड बाय स्ट्रेस। अब यहाँ पे जो उसने लैंग्वेज यूज की है वो सेम टू सेम वही लैंग्वेज यूज की गई है जो केस नोट्स के अंदर लिखी हुई थी। सेंटेंस तो बना दी है उसने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सब सिंपल सेंटेंस भी एक आधा लिख दिया बीच में, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि उसने वर्ड सेंटेंस वही लिखे हैं, वर्ड ज्यादातर वही लिखे हैं जो केस नोट्स के अंदर लिखे हुए थे। तो ये आपका गलत मार्क होगा इसके, आपको आपने इन्फॉर्मेशन तो लिख रही है, आपने स्टोरी तो लिख दी है, लेकिन स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स यूज किए हैं, जो आपने फ्रेज यूज किए हैं, वो सेम टू सेम वही यूज किए हैं जो लेटर के अंदर है। तो इसके नेगेटिव मार्क्स हैं। कुछ टीचर सिखाते ऐसे हैं, शुरू शुरू में जब मैं भी कुछ पढ़ रहा था कई लोगों से, तो उन्होंने मुझे इसी तरह गाइड नहीं किया। तो वो बस कहते थे कि आपने बस सेंटेंस बनाने सीख लेना, जैसी इन्फॉर्मेशन तो लिखी होती है तो उसको सेंटेंस में जोड़ के लिख दो, आगे पीछे करके तो आपका लेटर ठीक हो जाएगा। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट ये गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस ठीक है कि आपने पैराफ्रेज करके लिखना है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ही वाज रेफर्ड टू अ ट्राइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, आपका एक्टिव सेंटेंस है, हु वाज अनएबल टू डिटरमाइन अ स्पेसिफिक एटियोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने कैसे किया कि वाज अनएबल टू डिटरमाइन, यहाँ पे उसने एटियोलॉजी का जिक्र नहीं किया, उसने कुछ और जिक्र नहीं किया। आप उसने मेन चीज को उसने आउटकम को हाईलाइट किया है। पहले उसने इशू बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने आउटकम पे काम करना है,
उसने आउटकम पे काम क्या किया, उसने बोला हु वाज अनएबल टू डिटरमाइन अ स्पेसिफिक एटियोलॉजी, जिसको मतलब उस एटियोलॉजी का उसको पता नहीं चला कि क्या वजह। तो ये आपका फोर्थ स्टेप है, ठीक है। आपने पूरा लेटर इसी तरह जो है ना वो समराइज करके लिखना है, आपने सेम टू सेम जो केस नोट होंगे वो नहीं करने। अगर आपने केस नोट ठीक सेलेक्ट करना शुरू कर दिए तो समझ लें कि आपका C+ तो कंफर्म है। फिर जब आपने समराइज अच्छा कर लिया तो आप समझ लें कि आप बी के अंदर स्टैंड करेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपने स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। आपने ज्यादा फोकस ये सेकंड और थर्ड स्टेप पे करना है। ये 2 स्टेप्स आपने अच्छे करना सीख लिए। आपको केस नोट सेलेक्ट करना आ गए, आपको खाका बनाना आ गया कि आपने लिखना क्या क्या कैसे लिखना है। तो समझ लें कि आपका जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और आप बी के अंदर स्टैंड करेंगे। चेक योर लेटर फॉर एरर्स एंड मेक श्योर यू हैव इंक्लूडेड द की इन्फॉर्मेशन। लास्ट में आपने जब मैंने कहा था 25 मिनट के अंदर आपने लेटर लिखना है, 5 मिनट आपने खाका बनाना, तो आपके पास 10 मिनट बच जाते हैं। 10 मिनट होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास, 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट, कि आप अपने लेटर को प्रूफ रीड करो। ठीक है, दोबारा से पढ़ लो कि कोई मेन चीज ऐसी रह तो नहीं कि ये कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स मैंने गलत लिख दिया, उसकी स्पेलिंग ठीक कर लो। और इसके अंदर देखिए मोस्टली आपने देखें जब आप लेटर में मुझे लिखना शुरू करेंगे, मुझसे चेक करवाएंगे, तो मैं आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट करूंगा कि आपके पास वीकनेस कौन कौन सी, जैसे आपकी पंक्चुएशन वीक है, या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा है, या आपके सेंटेंस की मिस्टेक ज्यादा है, या आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सही नहीं लिख रहे। तो जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी। तो रियल एग्जाम के अंदर जब आपने प्रूफ रीड करना है, या जब भी आप अपना दूसरा तीसरा चौथा लेटर चेक करवाते हैं, तो जब आप लेटर को प्रूफ रीड करना है तो आपने अपनी जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं उनको पहले चेक करना है कि मैंने दोबारा वो मिस्टेक्स तो नहीं की हैं। इससे आपके मार्क्स ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो ये एक सैंपल लेटर है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस उसने क्लियरली ऊपर लिखा है, उसके बाद डेट उसने बताई है, ग्रीटिंग की है, और रेफरेंस दिया है। रेफरेंस के बाद सबसे पहले पर्पस उसने बताया। जब आप अपना ये